और आइए अब शो की शुरुआत कर लेते हैं। इसमें 4 डॉक्टर भी हमारे साथ होंगे। तो देश में कोरोना की तीसरी लहर जरूर आने की चेतावनी देने वाले केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजयन राघवन ने बताया है कि अगर हम मजबूत उपाय करते हैं तो ऐसा संभव है कि देश में अगली लहर कहीं ना आए। और केंद्र सरकार के शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार का यह मानना है कि सारी चीजें इस बात पर निर्भर करती हैं कि स्थानीय, राज्यों, जिलावार और शहरों के स्तर पर सभी जगह किस स्तर से प्रभावी गाइडेंस का सख्ती के साथ पालन किया गया है। विजय राघवन ने बुधवार को तीसरी लहर की चेतावनी देते हुए कहा था कि यह जरूर आएगी। उन्होंने कहा था कि वायरस संक्रमण के काफी मामले आ रहे हैं, इसीलिए इस वक्त नहीं कहा जा सकता कि कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी, लेकिन अवश्य आएगी। सुनिए। It may not happen in all the places or indeed anywhere at all. It depends much on how effectively the guidance is implemented at the local level, in the states, in districts and in the cities everywhere. This insidious asymptomatic transmission can be stopped if we follow the guidance. A phase 3 is inevitable given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully incrementally, but we should prepare for new waves. तो बयान अब बदल गया है। आप देख रहे हैं कि पहले कहा था कि तीसरी लहर अवश्य आएगी, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि अगर हम सावधानी रखें, उपाय करें तो बचा जा सकता है। आखिर किस आधार पर, किस स्टडी पर ऐसा कहा गया और बच्चों के लिए ये क्यों कहा गया कि तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक हो सकती है? तो तीसरी लहर की हकीकत क्या है, यही समझने के लिए आज हमारे साथ देश के 4 बड़े डॉक्टर इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं और हर टॉपिक पर वो आपकी जो कंफ्यूजन है उसको दूर करते हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल से जुड़ गए हैं, गुरुग्राम से। डॉक्टर BL शेरवाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। और डॉक्टर DK गुप्ता CMD फेलिक्स हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, लगातार आपको गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं। डॉक्टर L तोमर सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हॉस्पिटल हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी तमाम बड़े डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है शो में। और शो की शुरुआत में डॉक्टर राहुल भार्गव आपसे ही कर रही हूँ। उस दिन हमने चर्चा की थी कि केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि तीसरी लहर जरूर आएगी। अब बयान में थोड़ी तब्दीली है कि बच सकते हैं। तो सर, आएगी नहीं आएगी, तीसरी लहर की क्या हकीकत है? देखिए, नमस्कार। सबसे पहली बात ये समझिए, 8 मई को मैं आपके चैनल से कह रहा हूं कि थर्ड वेव नहीं आएगी अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं और जीनोमिक स्ट्रेटेजीज को अपना कारगर करते हैं। अब इसमें ये बात है जिसमें मैं बहुत दिनों से ट्वीट कर रहा हूं पिछले 24-48 घंटे से, क्या ये थर्ड वेव का शगुफ्ता जो था वो डिफ्लेक्शन था? आज सेकेंड वेव में 4 लाख प्लस केसेस आ रहे हैं, नियरली 4000 लोगों की मृत्यु हो रही है। उसके लूप होल्स को छोड़ के हम तीसरी वेव की बातें कर रहे हैं। तीसरी वेव जिसके लिए हमको पता नहीं। अब ये शगुफ्ता देखिए, दिसंबर जनवरी में आएगी, कब आएगी पता नहीं। लोग ऑलरेडी पैनिक स्टेट में है, वो और पैनिक हो गए। इसको प्रिवेंट करने के लिए सारे हथियार सरकार के पास है। सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना है, सरकार को वैक्सीनेशन करनी है और सरकार को ही दिशा निर्देशन देना है, इंप्लीमेंटेशन करना है अपने कम्युनिकेशन से कि किस प्रकार से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हो। तीसरी चीज इसमें जो बहुत ही ज्यादा अचंभित करने वाली है, ये डेटा कहां से आया कि बच्चों में ये होगी? क्या ये इंटेलिजेंट गेस है कि पहले बूढ़ों में हुई, फिर जवान में हो गई और अब बच्चों में होगी? अगर मैं वैक्सीनेट कर दूंगा 60% लोगों को, तो बच्चों में कैसे थर्ड वेव आएगी? चलिए, आप कह रहे हैं कि पीडियाट्रिक ICU तैयार कर लीजिए, अच्छी बात है, हम कर लेंगे। पर क्या ये समय जब पीक, सेकंड पीक अभी आई नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं, क्या थर्ड पीक का डिस्कशन करना जरूरी था? सवाल इस बात पे है। सारी चीजें सरकार ने करनी है। वैक्सीनेशन का प्रधान सचिव ने कुछ नहीं बताया कि किस प्रकार से रोड मैप में 60% लोगों को, 75% के 60% लोग, 35+10 45 करोड़ लोगों को वो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ अगले 3 से 6 महीने में कैसे करेंगे? उन्होंने ये नहीं बताया कि रिसर्च बूस्टर के बारे में क्या बता रही है,
कि जिनको मार्च में अगर आप 45 साल से ऊपर हैं और आपको मार्च के महीने में, आप हेल्थ केयर वर्कर हैं, आपको 45 साल से ऊपर है, आपको मार्च के महीने में दोनों डोज लग गई, मार्च से करते करते सितंबर तक मेरी इम्यूनिटी कम होगी कि नहीं होगी, उसकी रिसर्च कहां जा रही है? उन्होंने ये नहीं बताया कि पीडियाट्रिक डोज के बारे में कोवैक्सीन और कोविशील्ड का डेटा कहां है, जबकि फाइजर ने अपना क्लियर कट तरीका दिखा दिया कनाडा में 12 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीनेशन का। फाइजर ने यह भी दिखा दिया कि जो B157 वेरिएंट है साउथ अफ्रीका का, उसमें भी फाइजर वैक्सीन कामयाब है। हमारा वो डेटा कहां है? इंस्टेड ऑफ पैनिक करने की जगह साइंटिफिक एडवाइजर का काम होता है बैकडोर में काम करके लोगों को प्रोटेक्ट करना, ना रादर टीवी पे आके थर्ड वेव और फोर्थ वेव के बारे में, जिसके बारे में हमें नहीं पता, उसके बारे में बताना। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जब इसका जिक्र हुआ तो हम सभी डर गए थे, खासतौर पर अपने बच्चों के लिए। डॉक्टर BL शेरवाल जी, क्या स्टडी थी सर? क्या मानते हैं कि पहले जो स्टेटमेंट दी गई और अब ये स्टेटमेंट दी गई, तब्दीली कर दी गई है? क्योंकि जब बोला गया था तो हम सब डर गए थे अपने बच्चों के लिए। ने बहुत अच्छे से समझाया है, और ये कुछ हद तक मैं मानता हूं कि जो तथ्य हमारे पास है उसमें कभी कहीं हम ये कह नहीं सकते हैं कि तीसरी वेव या चौथी वेव या आएगी। केवल मैंने पहले भी कहा था कि जो पहले पैंडेमिक 1918 का था, उसके अंदर ऐसा हुआ था। उसके आधार पर ये धारणा है कि वेव्स के अंदर पैंडेमिक आता है, तो ये फर्स्ट और सेकंड और थर्ड वेव आ सकती है। ऐसा नहीं है हम ये कहें कि जरूरी आएगी। उसके लिए हमेशा ये है कि जितनी हमारी अच्छी तैयारी होगी और रोकने की, चाहे वो फर्स्ट से सेकंड वेव हो या सेकंड से थर्ड वेव हो, वो ही कारगर है। और वेव अगर आएगी तो हमको फेस करना पड़ेगा। लेकिन ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमको ये डराना कि आएगी और जरूर आएगी, वो एक शायद जो है ठीक धारणा नहीं है, और कोई इसका कोई प्रमाण नहीं है। जैसे पहले कहा था आएगी और अभी कहा जा रहा है कि नहीं आएगी, उस पर भी कोई ऐसा साइंटिफिक कोई औचित्य नहीं है उसका। लेकिन हाँ, जहां तक बात है ये एक धारणा की कि वो थर्ड वेव अगर आई बच्चों में होगा, उसका भी कारण केवल यही है कि अभी हम ये कह रहे हैं कि वैक्सीन 45 एंड अबो, उसके बाद 18 एंड 44 तक हमने वैक्सीन कर दे दी है, और अब जो रहेंगे वो 18 साल से नीचे हैं जी। तो ये एक एनालिसिस है कि जो लोग वल्नरेबल होंगे वो होंगे जो वैक्सीन में नहीं लगी होगी इसमें। अगर हम वैक्सीनेशन का प्लान करते हैं 18 साल से नीचे भी, तो हर एज ग्रुप को हम एक कवर देंगे, तो तब हम कह सकते हैं कि फिर कोई भी एज ग्रुप का आदमी या बच्चे उससे सेफ हो सकते हैं और थर्ड वेव से बच सकते हैं। तो उसका जवाब तो वैक्सीनेशन ही है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही है, जो हमारे हाथों में है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन, सही कहा सर आपने। डॉक्टर DK गुप्ता, आपसे अच्छा कौन बता सकता है सर, बच्चों के लिए हमें क्यों डरने की जरूरत है? ऐसा क्या है इस स्ट्रेन में, और बार बार अब बच्चों का जिक्र क्यों हो रहा है? कैसे ख्याल रखें? जी डॉक्टर DK गुप्ता, मेरी सर आवाज नहीं आ रही है? आपकी आवाज कम आ रही है सर। पहले मैं आवाज ठीक कराती हूँ, ऑडियो प्लीज ठीक कीजिए सर का, फिर मैं आपकी आवाज नहीं आ रही है। मथुर, आ रही है सर आपको मेरी आवाज? अब डॉक्टर DK गुप्ता तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, प्लीज ऑडियो आ रही है। ठीक है सर। सवाल मेरा यह है कि अब ऐसा क्या है इस स्ट्रेन में, वायरस के स्ट्रेन में, कि डरने की बच्चों के लिए बहुत जरूरत है, और बच्चों का जिक्र बार बार अब क्यों किया जा रहा है? कैसे ख्याल रखें सर? देखिए, मैं खुद पीडियाट्रिशियन हूँ, जैसा बाकी लोग बोल रहे हैं, ठीक है, कि बच्चे इसलिए डरने की बात है बिकॉज बच्चे अब तक तो लॉकडाउन की वजह से बच्चे हुए थे, और हम सब लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर रहे थे। अभी क्या हुआ, जब से लॉकडाउन खुला है तब से वयस्क लोग, एडल्ट लोग हैं, सारे बाहर जा रहे हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का अच्छे से पालन नहीं हो रहा था, इसीलिए वो लोग इन्फेक्शन को अंदर लेके आ रहे थे। अब पहले कम्युनिटी स्प्रेड की हम लोग बात कर रहे थे, अब होम स्प्रेड हो गया था। जब होम स्प्रेड हो जाएगा तो बच्चे बूढ़े कोई नहीं बचेंगे, और इन्फेक्शन की गति किसी में भी कम नहीं है, इन्फेक्शन सब में बराबर होता है। और जो नया स्ट्रेन है हम सबको पता है, इसकी जो R0 वैल्यू वो 1.8 टाइम ज्यादा है पिछले वाले वायरस से। तो इसका मतलब 80% ज्यादा तेजी से फैल रहा है, चाहे बड़े हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, सबको इन्फेक्ट कर रहा है। तो ज्यादा लोग इन्फेक्ट होंगे, उसमें बच्चे भी ज्यादा इन्फेक्ट होंगे।
लेकिन अच्छी बात अभी भी यही है कि बच्चों में मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, बच्चों में सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हो रहे हैं, बट वो नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक हो रहे हैं। लेकिन थर्ड वेव की जो हम लोग बात कर रहे हैं, थर्ड वेव की अभी एक तो हमें ध्यान नहीं भटकाना चाहिए थर्ड वेव की बात करके। अभी हमें सेकेंड वेव को अगर हम अच्छे से कंट्रोल कर लेंगे तो भी थर्ड वेव नहीं आएगी। तो सेकेंड वेव में भी हमें वही चीजें करनी है कि कोविड अप्रूव्ड बिहेवियर का पालन करना है, पार्शियल लॉकडाउन लगवाना था, और वैक्सीनेशन को अगर हम बढ़ावा देते तो तीसरी वेव कभी आएगी नहीं। और तीसरी वेव अगर हम 70% 80% अपनी आबादी को इम्यूनाइज कर दें और बच्चों को ना भी इम्यूनाइज करें तो भी थर्ड वेव नहीं आएगी। जो हम लोग चौथी बात कर रहे थे थर्ड वेव की क्यों आ सकती है, कि हम ये कर सकते हैं कि अगर हो सकता है कि हम अपनी आबादी को इम्यूनाइज ना कर पाए, और बच्चे तो बिल्कुल इम्यूनाइज नहीं हो पाएंगे, बिकॉज अभी तक ऐसी कोई वैक्सीन इंडिया में नहीं है जो बच्चों के लिए हमने अप्रूव करी हो। ना तो कोविशील्ड है, ना कोवैक्सीन है, ना स्पुतनिक है। जैसे फाइजर ने वहां पे टीनेजर्स पे स्टडी कर ली, उन्होंने अप्रूवल भी ले लिया वहां पे, और दे आर स्टार्टिंग वैक्सीनेशन फॉर प्रेग्नेंट लेडीज आल्सो और इवन टीनेजर्स आल्सो। तो इंडिया में भी सेम वैक्सीन होनी चाहिए, और ये सेम वैक्सीन है। गवर्नमेंट को चाहिए बताए कितने ट्रायल्स चल रहे हैं बच्चों पे, उनकी क्या इनिशियल स्टडीज हैं, क्या रिजल्ट्स हैं, और कब तक अप्रूवल मिलने वाला है बच्चों पे वैक्सीनेशन के लिए। और जो बाहर वैक्सीन अप्रूव हो गई बच्चों को, उनको हम कब इंडिया में ला रहे हैं, उनका हम प्रोडक्शन कब बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम बच्चों को हमें प्रोटेक्ट करना है, थर्ड वेव बचानी है, तो एक ही तरीका है, वो सिर्फ एक तरीका है कि हम कैसे वैक्सीनेशन को रैंप अप करें अक्रॉस ऑल एज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, सारी पॉपुलेशन में, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों। अगर 80% पॉपुलेशन हमने इम्यूनाइज कर दी तो थर्ड वेव नाम की कोई चीज नहीं होगी। ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए और कंफ्यूज करने के लिए मीडिया को, पब्लिक को। तो इस समय हमें कंफ्यूज नहीं करना, इस समय हमें प्लान क्या करना है, हमें जो करंट वेव चल रही है उसमें लोगों की मौतें कैसे बचाई जा सके, उनका अर्ली डायग्नोसिस कैसे हो सके, उनका अर्ली और एग्रेसिव ट्रीटमेंट कैसे हो सके, उनको बेड मैनेजमेंट कैसे मिले जाए, उनको ऑक्सीजन कैसे दिलाई जाए, इस पे फोकस करना चाहिए। और थर्ड वेव के सिर्फ एक ही तरीका है, वैक्सीनेशन को बढ़ाएं, पार्शियल लॉकडाउन करें, और प्रिकॉशन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, खाली देश की बात ना करें, हम स्टेट की बात करें, जिलों की बात करें, शहरों की बात करें, गांव की, और घर के अंदर कोविड एप्रोप्रिएट कैसे बिहेवियर, इंडिविजुअल लेवल पे कैसे, इकाई क्या है, इंडिविजुअल है। तो हम सबकी जन भागीदारी होनी चाहिए, भारत की जनता की इंडिविजुअल लेवल पे कोविड भागीदारी बहुत जरूरी है। और आप तीनों डॉक्टर राहुल भार्गव, डॉक्टर BL शेरवाल और डॉक्टर DK गुप्ता एक ही बात कह रहे हैं, डराने की अभी से जरूरत नहीं है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेट होना सबका जरूरी है, और बच्चों को कैसे किया जाए इस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। डॉक्टर राहुल भार्गव, मैं आती हूँ सर आपके पास। डॉक्टर L तोमर, सर आपकी क्या राय है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बच्चे सभी के घर में हैं, तो एक दिमाग में बच्चों को लेकर स्थिति बन रही है कि कैसे ख्याल रखें बच्चों का। अपना तो देख लेंगे लेकिन बच्चों का नहीं देखा जाता जी। जो मैं ये कहूँगा, जैसे कि तीसरी वेव आने की बात कही गई है, तो ये डराने वाली बात नहीं है। अगर इसी तरीके से फर्स्ट वेव के टाइम पर डराया गया होता कि सेकंड वेव आएगी, तो शायद जो स्थिति हम देख रहे हैं वो देखने को हमें ना मिलती। हम आश्वस्त हो गए थे कि सेकंड वेव शायद आएगी नहीं और हम इम्यून हैं, तो इसलिए हमने सारे अपने गार्ड्स डाउन कर दिए थे। वैक्सीनेशन भी उतना नहीं हो पाया, और इतने लॉकडाउन की वजह से इतने प्रिकॉशंस लिए कि वो इन्फेक्शन का स्प्रेड भी नहीं हुआ, तो कोई नेचुरल इम्यूनिटी भी नहीं थी। अगर तीसरी वेव की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि पहले हमारे साइंटिस्ट महोदय ने कहा कि ये इनएविटेबल है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ये हो सकता ना भी आए। तो अगर हमें अवॉइड ही करना है तो नेचुरली अवॉइड करने का तरीका, तो जैसे हमारे बाकी स्पीकर्स ने कहा कि वैक्सीनेशन जितना रैंप अप कर देंगे उतना ही चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरा, हमारा जो इम्यूनिटी के जो इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहा है, जो हर्ड इम्यूनिटी हो रही है, तो अगर हमारी 60% जनता, चाहे वो वैक्सीनेशन से चाहे वो इस इन्फेक्शन से, अगर वो इम्यूनिटी हो जाती है, तो हमारी थर्ड वेव जो आएगी भी, या तो आएगी ही नहीं, अगर आएगी भी तो वो इतनी भयावह नहीं होगी जिस तरीके से ये वाली वेव आई हुई है। और रही बात बच्चों को हमने ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था और बच्चों के लिए, लेकिन अभी तो इन्फेक्शन जिस तरह से स्प्रेड कर रहा है, घर में सभी को इन्फेक्शन हो रहा है। बाकी लोग तो वैक्सीनेशन से बच जाएंगे, लेकिन बच्चों के लिए अभी वैक्सीनेशन की, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी कोई उम्मीद ही नहीं है, कोई गाइडलाइंस ही नहीं बनी है, कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो हम उन्हें इम्यूनिटी कैसे देंगे? तो उन्हें इम्यूनिटी तो तभी हो सकती है या तो वैक्सीन दे या फिर इन्फेक्शन हो। इसीलिए वो तीसरी वेव में आने की बात हो रही है कि बच्चों को इन्फेक्शन होगा। इनफैक्ट या तो वैक्सीनेशन होगा या इन्फेक्शन होगा, इम्यूनिटी तो तभी डेवलप होगी। जैसे जैसे नेक्स्ट वेव आती है तो वायरस में म्यूटेशंस होती है, तो वायरस वीक हो जाता है। यूजुअली वायरस वीक हो जाता है, बट इस बार जो सेकंड वेव आई है इसमें वायरस ज्यादा विरुलेंट है, ज्यादा लीथल है, डेथ भी ज्यादा हो रही है, डिजीज भी ज्यादा है, नंबर ऑफ केसेस भी बहुत ज्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं। और जैसे कि लॉकडाउन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इज ऑल राइट, लेकिन अगर उसे आप गवर्नमेंट पे डालें कि गवर्नमेंट ही लॉकडाउन करे, तो वो कोई सोल्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट ने पहले लॉकडाउन किया था
जिस पहले लॉकडाउन किया था, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमारे पास बाकी नहीं था। अभी तो हम जितना कर सकते थे हम उतना कर चुके हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इनफैक्ट जो अभी प्रॉब्लम आई है वो ऑक्सीजन की आई है, और वो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से नहीं है, वो हमारी जो मोरल फैब्रिक है पब्लिक का उसकी वजह से है। जितना होर्डिंग हो रहा है, जितना ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, जहां मिलना चाहिए दवाई या ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टर फ्रेटर्निटी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से पूरा काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर्स के ऊपर दबाव ना डाले। डॉक्टर्स अपनी जितनी मेहनत हो रही है उतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, और डॉक्टर्स किसी एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव में आके काम नहीं करते हैं, ना किसी के अंडर में करते हैं। वो अपने पैशन के साथ काम करते हैं, अपनी रेस्पेक्ट के साथ काम करते हैं। जितना पैसा मिलता है उससे कई गुना ज्यादा काम करते हैं। Yes. आप उन्हें प्रेशर के दबाव में, पैसे के दबाव में, एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव में आप उनसे काम नहीं करा सकते हैं। तो मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, पॉलिटिशियन से, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, जितने हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जितना काम कर रहे हैं प्लीज उन्हें करने दें और उनके ऊपर दबाव ना डालें। अगर आपको अपना एडमिनिस्ट्रेशन दिखाना है, अपनी पावर दिखानी है, तो आप पब्लिक पे दिखाइए। जहां होर्डिंग हो रही है, जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जहां इस तरह की एक्टिविटीज हो रही है, वो आप चेक कर सकते हैं। और रही थर्ड वेव की बात, थर्ड वेव को से डरने की जरूरत नहीं है। थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी ये उसके बेसिस पे किया जा रहा है। ठीक है डॉक्टर अनिल तोमर, आप कह रहे हैं कि डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ध्यान अभी इस पर होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम सभी को वैक्सीनेट कर पाएं, और बच्चों के लिए वैक्सीनेशन आए उनको भी वैक्सीनेट करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर राहुल भार्गव, एडवाइजर ने बोला, उन्होंने बोला कि 3200 वेरिएंट है। क्या उन्होंने ये बताया कि क्या वेरिएंट आपका मास्क भेद के अंदर चला जाता है? क्या उन्होंने ये बताया कि क्या वेरिएंट बच्चों में ज्यादा घातक है? क्या उन्होंने ऐसा कोई वेरिएंट बताया जो वैक्सीन को इवेड कर रहा हो, जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन की है? देखिए, साइंटिफिक एडवाइजर का काम है साइंस के बेसिस पे, तथ्यों के बेसिस पे बात करना, सिर्फ अपने ही नहीं विदेश में। अगर आप अमेरिका की बात करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अमेरिका में स्कूल खोलने पे किफायत चल रही है और लड़ाई चल रही है। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने 55% जनता को वैक्सीनेट कर दिया है, तो बच्चों में ट्रांसमिशन कम हो जाएगा। इस वेव में भी अगर वैक्सीन लगी होती या बहुत ज्यादा इंफेक्शन हुआ होता तो लोग अपने घर वायरस को लेके नहीं जाते। मैं अपने घर जाता हूं तो मेरी वजह से बच्चे को हुआ, इसीलिए बच्चों को घातक रही। उन्होंने बहुत ही कॉमन सेंस में बोल दिया कि बच्चे वैक्सीनेट नहीं होंगे इसलिए बच्चों को घातक हो जाएगी वेव। इसकी जगह बोलना यह चाहिए था कि अगर हम वैक्सीन को रैंप अप करते हैं, 55% जनता को 2 टीके प्लस कोविड इन्फेक्शन के बाद हम 55% जनता पे पहुंचते हैं, मतलब 45 करोड़ पे पहुंच जाते हैं, तो अपने आप चेन ब्रेक हो जाएगी और बच्चों को शायद कम हो जाएगा। इसके बाद उनको सुझाव देने चाहिए थे, वो सुझाव तो दिए नहीं उनकी मीटिंग में। सिंपल प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ये बोल के चले गए कि तीसरी वेव आएगी। अब आप देखिए दूसरी वेव से मीडिया कर्मियों को देखिए, सारा सेकंड वेव से हट गया, वो तीसरी वेव पे डिस्कशन चल रहा है। तो क्या ये डिफ्लेक्शन की स्ट्रैटेजी नहीं थी? क्या कोई भी ऐसा वेरिएंट उन्होंने बताया जीनोमिक स्ट्रैटेजी से जो 10 जीनोमिक लैब है? कह रहे हैं डॉक्टर राहुल भार्गव, खैर डराने वाली स्थिति तो नहीं होनी चाहिए कि अगर हम फर्स्ट वेव में वार्न कर देते सेकंड वेव के लिए तो ये हालात आज देश में नहीं होते, क्योंकि इंडियंस की आदत है वैक्सीनेशन शुरू हुआ तभी वो इस तरीके से सोचने लगे कि वायरस मर गया। मैडम, तो आपके पास वैक्सीन नहीं है। मैं आपको दिखाऊं, 12 दिसंबर को हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था कि हम 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करेंगे, मतलब दिसंबर से सिर्फ 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन करने की किफायत चल रही थी। 30 करोड़ का मतलब है 60 करोड़ डोजेस होनी जरूरी थी। और आज आप देख लीजिए 28 तारीख को 34 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया गया है। 15 करोड़ दे दी और 34 करोड़, मतलब 60 करोड़ का डोजेस आज तक नहीं है जिनको देना था। 8 अप्रैल को सेक्रेटरी ने यह कहा था कि जिनको डिमांड है, जो डिमांड कर रहे हैं उनको नहीं मिलेगी, जिनको नीड है। इसका मतलब 8 अप्रैल तक सरकार की मंशा सिर्फ 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने की थी। कभी हमने फॉरवर्ड प्लानिंग करी नहीं जनवरी से कि हमें 90 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, मैं आ रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट रेज किया है, इसी पर मैं डॉक्टर शेरवाल जी से जवाब चाहती हूँ। डॉक्टर शेरवाल, फॉरवर्ड प्लानिंग में हम पीछे रहते हैं हमेशा। जब भी पैंडेमिक या कोई भी इलनेस होती है तो गवर्नमेंट का और अथॉरिटीज का और हमारा डॉक्टर कम्युनिटी का
अगर मिलजुल के हम काम करेंगे तो नेचुरली ये रहता है। जैसे भी डॉक्टर तोमर ने कहा कि डॉक्टर लोग जितना काम कर रहे हैं और वो अपने जितना सैलरी मिलती है उससे कहीं ज्यादा काम करते हैं, बिल्कुल आई एग्री, और जिस कंडीशन में काम कर रहे हैं। तो हमारी ये गुजारिश है अथॉरिटी से कि आप एक कॉन्क्रीट प्लान करें और फोर्सी करें। अगर कोई आपको लगता है, चाहे वो हम कहते हैं थर्ड वेव आएगी मान लीजिए, तो आप प्लान बताइए कि आपने ये प्लान किया उसको रोकने के लिए, तो उसको हमें बताइए, उसको हम इम्प्लीमेंट करके दें। और हमारा काम जो डॉक्टर कम्युनिटी का है वो मैनेजमेंट का है, हम कैसे मैनेज करेंगे हॉस्पिटल में। तो मेरे को ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोई इसमें जो मिसमैनेजमेंट की हम अगर कहें तो हायर अथॉरिटीज को मेरा एक यही रिक्वेस्ट है कि अगर थर्ड वेव या ना अभी हम जिक्र ना करें, ज्यादा हम आज की जो हालात हैं उस पर जोर दें और उसको सेटल करने के लिए जो भी तरीके हैं, जो भी प्लान है, उसको धरातल पर लाया जाए। यस डॉक्टर शेरवाल, बच्चों की हम बात कर रहे थे सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, शायद डॉक्टर राहुल भार्गव ने कल ही कहा था, कल या उसके अगले दिन, कि अगर बच्चों को जब तक वैक्सीन बच्चों के लिए नहीं बन रही है तब तक जो फैमिली मेंबर्स एडल्ट हैं 18+ है उनका वैक्सीनेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो वैक्सीनेट हो जाते हैं तो बच्चों में संक्रमण फैलने का खतरा कम हो सकता है। तो इस पर हमें तेजी से काम करने की आवश्यकता है डॉक्टर शेरवाल। डेफिनेटली वैक्सीनेशन तो देखिए 18 से 44 तक का जो वैक्सीनेशन है वो बहुत जल्दी से और ज्यादा लोगों में वैक्सीनेशन करना चाहिए। और ये खाली इसी ग्रुप के लिए नहीं है। वैक्सीनेशन की जब भी हम बेनिफिट की बात करते हैं वो हमारा टाइम और वॉल्यूम दोनों इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी हम वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे सकते हैं और जितने कम समय में दे सकते हैं वो ही एक बेनिफिट है। अगर हम ये प्लान करें कि 1 साल तक हम वैक्सीनेशन करते रहेंगे तो उसका जो वैक्सीनेशन का जो बेनिफिट हम सोच रहे थे वो नहीं मिलेगा। वैक्सीनेशन का बेनिफिट तभी मिलेगा कि एक कम से कम स्पैन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें और जितनी जल्दी हो सकता है हम अपने 12 से 18 एज ग्रुप के लिए भी हम कोई या तो बाहर से वैक्सीनेशन का या फिर हम अपने यहाँ पर डाटा इकट्ठा करें और उसको हम बहुत जल्द यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेट होना, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सभी का, और दूसरा डाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आ रही हूँ सर आपके पास, डॉक्टर DK गुप्ता सर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे कि अभी कुछ बच्चे सिम्टोमेटिक हैं घरों में, उनका ख्याल कैसे रखें। और क्योंकि इंडियंस की डाइट बहुत अच्छी नहीं है, आप खुद रिसर्च करते हैं इसमें, हम क्या खाते हैं, जब मजबूरी आती है, पैंडेमिक आया है तो डाइट में परिवर्तन हुए हैं, तो अभी बच्चों को खाने में क्या दें और आगे के लिए उनको कैसे मजबूत रखें। सभी सुन रहे हैं सर, फैमिली जितनी भी हैं जिनके घर में बच्चे हैं, बहुत ध्यान से। तो एक तो हमें पता होना चाहिए बच्चों में कोविड के लक्षण क्या हैं और हमें हाई सस्पिशन होना चाहिए। अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो तुरंत हम डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो बच्चों में खासकर जो टोडलर है, छोटे बच्चे होते हैं, टोडलर्स होते हैं 2 साल 3 साल तक के, उनमें सिम्टम थोड़े अलग होते हैं कि बच्चा हो सकता है हल्की रनिंग नोज हो, स्टफी नोज हो, या हल्का स्नीजिंग हो, हल्का सा कोल्ड हो, या बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बच्चा सुस्त हो गया है, बच्चा बहुत इरिटेबल है, बहुत क्राई कर रहा है। तो इस तरह यहाँ बच्चे को लूज मोशन हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रहे हैं, पेन एब्डोमेन बता रहा है, पेट में दर्द बता रहा है, या स्किन में कहीं रैशेस हो रहे हैं, तो इस तरह के सिम्टम्स बच्चों में आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आंखों में कंजक्टिवाइटिस, आंखों में लालापन हो गया, होंठ लाल हो गए, क्रिकल्स पड़ गए, या लिम्फ नोड्स गले में बढ़ गए, तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं, अनयूजुअल एटिपिकल सिम्टम्स हैं जो बच्चों में मिल सकते हैं। खास करके बच्चों में एक सिंड्रोम देखा जा रहा है जो बोलते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। उसमें भी इस तरह के सिम्टम कि बच्चों को ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, हाई ग्रेड फीवर है, बहुत साथ में उंगलियां उसकी सूज गई हैं, लाल हो गई हैं, या कंजक्टिवाइटिस हो गई है, दस्त और वॉमिटिंग उल्टियां हो रही हैं। तो ऐसे सीरियस सिंड्रोम्स भी यूएस और यूके में देखे जा रहे हैं बच्चों में जो कावासाकी डिजीज से मैच कर रहे हैं। तो एक तो अगर घर में कोई आपके पॉजिटिव पेशेंट है या सस्पेक्ट भी है और बच्चों में कोई भी इस तरह के 1-2 सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको हाई सस्पेंशन रखना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उसके एंटीजन टेस्ट या आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना चाहिए। बच्चों में अच्छी बात यह है कि बच्चे सिम्टोमेटिक हो रहे हैं, लेकिन बच्चों में बहुत सीरियस सिम्टम्स अभी भी नहीं आ रहे हैं। मेरा बेटा खुद पॉजिटिव हुआ था, 5 साल का है, और बिल्कुल रिकवर कर गया अगले पिछले 7 दिन में और ठीक हो गया।
तो नॉर्मली माइल्ड ग्रेड फीवर कोल्ड कफ हो रहा है तो हमें उनके लिए सिम्प्टोमेटिक दवाई देनी पड़ती है, जैसे पैरासीटामोल है, एंटी एलर्जिक्स है, कफ सिरप है, विटामिन डी दे सकते हैं बच्चों को, ध्यान रखें इस समय हम लोग जिंक दे सकते हैं, मल्टीविटामिन दे सकते हैं। तो ये अगर दवाइयां देंगे तो बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी। उसके अतिरिक्त बच्चों को एक बैलेंस डाइट देनी है। अगर बच्चा 1-2 साल से कम है तो मदर फीड कंटिन्यू करेंगे उसकी, साथ में जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है जिसमें खिचड़ी है, दलिया, दाल चावल, केला, सूजी का हलवा, खीर, ये 6-7 बार आपको देनी है। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स मतलब तरल पदार्थों को ज्यादा सेवन देना, जूसेस दे सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर रखे हुए, आप उसको दूध दे सकते हैं, नॉर्मल बाहर का दूध दे सकते हैं, या उसके अलावा नारियल पानी है तो ये सब चीज दे सकते हैं। जो बड़े बच्चे हैं उनको नॉर्मल डाइट्स लेनी है, जो हम लोग एडल्ट लेते हैं 5 साल से ऊपर बच्चों को नॉर्मल डाइट्स हम लोग देते हैं, तो उसमें भी फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स का, हाई प्रोटीन का ध्यान रखना है। इसके अलावा फ्रूट्स का ध्यान रखना है उनको, और जो नॉर्मल डाइट है उसमें कंटिन्यू करना है। उसके अतिरिक्त विटामिन डी मैंने बताया, विटामिन सी और विटामिन जिंक की जो मल्टीविटामिन सिरप्स हैं वो दे सकते हैं, उससे उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है। खासकर बच्चों को ध्यान रखें, घर में अगर बचाना है तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की ट्रेनिंग जरूर दें। बच्चों को मास्क कैसे लगाना है, आजकल कलरफुल बहुत सारे मास्क आ गए जो बच्चों को अच्छे लगते हैं। बच्चों को हैंड हाइजीन कैसे ध्यान रखना है, हैंड हाइजीन खाली कोविड से नहीं दूसरी बीमारियों से भी बचाएगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग घर के अंदर कैसे करनी है, तो इन सब चीजों को बच्चों को अभी से हम ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे, और खुद अगर पालन करेंगे तो बच्चे नॉर्मली आपको मिमिक करते हैं, आपको कॉपी करते हैं। तो अगर आप खुद घर में सारी चीजों को पालन करेंगे तो बच्चे भी उसको सीखेंगे, और लॉन्ग टर्म में ये बच्चों के लिए बड़ी फायदेमंद रहेगी। और जब भी वैक्सीन आ जाए, वैक्सीन जरूर लगवाएं। और एक चीज मैं और बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे इस समय जो बहुत सारे लोग मदर्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो दूसरे वैक्सीन भी नहीं लगवा रहे। मींस अगर फ्लू का वैक्सीन ड्यू चल रहा है, किसी का डीपीटी का चल रहा हो, किसी का हेपेटाइटिस बी का चल रहा हो, किसी का हेपेटाइटिस ए चल रहा होगा, चिकन पॉक्स, एमएमआर, बीसीजी, ऐसे बहुत सारे वैक्सीन है जो लोग डर की वजह से वैक्सीन, तो वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। ऐसी बहुत सारी वैक्सीन है जो कोविड से भी आपको क्रॉस इम्यूनिटी दे सकती है, जैसे फ्लू की वैक्सीन है, एमएमआर की वैक्सीन है, बीसीजी वैक्सीन है, जो प्रूवन है बहुत सारी स्टडीज में। इन वैक्सीन को लगाने से आपको क्रॉस इम्यूनिटी मिलती है कोविड के अगेंस्ट भी। तो कृपया करके जो आपका वैक्सीन ड्यू है कोविड के अतिरिक्त जो हमारे पास अवेलेबल है, चाहे बीसीजी हो, डीपीटी हो, हेपेटाइटिस बी हो, एमएमआर हो, मीजल्स हो, चिकन पॉक्स हो, या हेपेटाइटिस ए हो, फ्लू शॉट हो, टाइफाइड का हो, ये सारे वैक्सीन जरूर लगवाएं। बिकॉज हो सकता है बच्चे को कोविड तो नहीं होगा बट कोई दूसरी बीमारी जरूर हो सकती है, तो उसको बचाने के लिए टाइमली वैक्सीनेशन जरूर कराएं। किसी का लेट हो गया, उसको कैचअप वैक्सीन बोलते हैं, तो लेट होगा तब भी वैक्सीन जरूर लगवाएं। ठीक है डॉक्टर, और बहुत जरूरी यही मैं सुनना चाह रही थी डॉक्टर डीके गुप्ता, ये जो आपने डाइट चार्ट बताया है कि क्या एड ऑन करना है, ये बहुत जरूरी था। और जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, उम्मीद है कि वो इसको फॉलो करेंगे। बच्चों के लिए खास तौर पर बहुत उनको हेल्दी रखना जरूरी है। डॉक्टर एल तोमर सर, क्या कहेंगे आप? बहुत ही अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर गुप्ता ने बच्चों की डाइट के लिए। और बच्चों को जितना देखा गया है, सिम्टम्स तो वेरिड सिम्टम्स हैं, और बच्चों में टेस्टिंग भी उतनी नहीं हो पाती है, पर सीरियस डिजीज देखने के लिए बहुत ही कम मिली है। लेकिन जैसे ही वैक्सीन, जैसे बताया कि सारी वैक्सीनेशन है, क्रॉस इम्यूनिटी मिल सकती है बाकी वैक्सीनेशन से, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों के लिए जैसे ही वैक्सीन आए तो नेचुरली वैक्सीन बच्चों को वैक्सीनेशन पे बहुत ज़्यादा मतलब एम्फेसिस देना चाहिए, उन्हें वैक्सीनेट किया जाना चाहिए। इस दिशा में भी ध्यान रखना होगा। बाकी तो बच्चों का सारे लोग अपना ध्यान रखते ही हैं, और अगर बच्चे में फैमिली में अगर किसी को हो भी रहा है तो बच्चों को भी थोड़ा सा आइसोलेट करने का जरूरत है। उनकी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि इन्फेक्शन होते ही हैं, हमने देखा हमारी फैमिली में भी कई लोगों को हुआ तो बच्चे भी अल्टीमेटली हो ही गए, बट वो सही बिना सीरियस डिजीज के निकल आए देखभाल करने से। सो बच्चों का डर तो है ही बिकॉज वैक्सीनेशन की वजह से, पर बच्चों में बहुत सीरियस डिजीज अभी देखने को नहीं मिली। उनकी केयरिंग बहुत जरूरी है। यस डॉक्टर राहुल भार्गव, आप कुछ कहना चाहते हैं? आज आपके चैनल के माध्यम से जो रिसर्च पे जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए वो है बूस्टर। क्या ये एंटीबॉडीज कितने दिन तक कामयाब होंगी, कार्यरत होंगी, ये देखना आवश्यक है। क्योंकि अगर हम थर्ड वेव की बात करते हैं तो मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी से ये जानना चाहता था कि क्या रिसर्च अवगत करा रही है, जैसे मॉडर्ना ने कहा कि मेरे को 6 महीने तक वैक्सीनेट करना, 6 महीने तक मेरी वैक्सीन में एंटीबॉडीज रहती हैं, और मैंने बूस्टर डोज ट्राई करी है न्यूअर वेरिएंट के प्रति। पहली चीज। दूसरी चीज, क्या कोविशील्ड और कोवैक्सीन से जो ये वेरिएंट, आंध्रा वेरिएंट, बंगाल वेरिएंट की बात चल रही है, ये स्टडी आ रही है कि क्या ये वेरिएंट को वैक्सीन इन पे कामयाब है या नहीं है। तो कहने का मतलब है देश को एक सुदृढ़ और समृद्ध स्ट्रैटेजी चाहिए, क्लियर कट थिंकिंग चाहिए कि हम किस तरीके से मॉल्स खोलेंगे, किस तरीके से स्कूल खोलेंगे। अगर आप अमेरिका को देखें तो ये साफ दिख रहा है कि उन्होंने चरणबद्ध तरीके से पहले अपनी इकोनॉमी को खोला, और वी शेप इकोनॉमी, मतलब ऐसे गई इकोनॉमी और ऐसे ऊपर जा रही है, सीधे वी शेप। जैसे हमारा कर्व रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है, उनकी इकोनॉमी रॉकेट की तरह जा रही है। दूसरी चीज, बच्चों का स्कूल कब खुलेगा?
चर्चा इस बात पे होनी चाहिए थी रादर देन थर्ड वेव की चर्चा की, क्योंकि वैक्सीनेट करना आज भी हमारे पास सुदृढ़ प्लान नहीं है। आप ही के आंकड़े दिखाएंगे कि वैक्सीनेशन जो अप्रैल के महीने में 25 लाख रोज होती थी, वो गिर के 17-18 लाख पे आ गई है। हमें चाहिए 1 करोड़। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपसे निवेदन करूंगा कि सरकार पे प्रेशर बनाएं, सरकार तक ये गुहार लगाएं कि 1 करोड़ वैक्सीन रोज लगा के आप अगस्त तक, सितंबर तक हमको कोरोना से निजात दिला सकते हैं, रादर देन थर्ड वेव की तरह घर में बंद करके। उतने हेल्थ वर्कर्स, उतने डॉक्टर्स भी हमें चाहिए होंगे। डॉक्टर राहुल भार्गव और डॉक्टर शेरवाल जी, डॉक्टर राहुल भार्गव जो कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारी बातें, क्योंकि प्लानिंग तो हमें बहुत ज़रूरी है करना, एक प्लानिंग के तहत चलना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक बात है। और जैसे मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि हम एंटीबॉडी की बात करते हैं या एफिकेसी की बात करते हैं कितनी है, तो हम ऑलरेडी अपने हॉस्पिटल में ये कर रहे हैं और मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगा उसका रिजल्ट जो है, क्योंकि हमने पहले दिन जब बेनिफिशियरी आते हैं उनका हम सैंपल लेते हैं, उसके बाद सेकेंड डोज पे, और बाद में हम उसको फॉलो कर रहे हैं और मैक्सिमम 6 मंथ तक हम उसको फॉलो करेंगे। तो वो एक स्टडी बहुत जल्दी हम शेयर करेंगे और मुझे लगता है कि जो भी उसके रिजल्ट आएंगे वो एक मार्गदर्शक होंगे हमारे कम्युनिटी के लिए भी और अथॉरिटीज के लिए भी। और ये बहुत जरूरी है कि साइंस एविडेंस बेस्ड की हम बात करें, हम कह सकते हैं कि सर उसी से आप वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे। सर उसी से वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे। सर आपकी स्टडी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सर, कि हमारे को कितनी वैक्सीन 6 महीने में चाहिए रहेंगी, कितनी वैक्सीन 1 साल में चाहिए रहेंगी, क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। अभी हमारे पास निष्कर्ष नहीं है कि हमने 2 बार वैक्सीन लगा दी तो हमारा कोरोना से हम जीत गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये फॉरवर्ड प्लानिंग होती है साइंस के तथ्यों पे, रादर देन सिर्फ जो गट लेवल फीलिंग है या कॉमन सेंस पे बोल दिया। वो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं, वो आप और मैं नहीं है कि कुछ भी बोल सकते हैं। यस डॉक्टर शेरवाल, बिल्कुल ठीक है। तो डेफिनेटली जैसे हमारा डाटा होगा तो उसके बाद हम वो सबमिट करेंगे। मुझे लगता है कि वो एक मार्गदर्शक होगा और बहुत सारे लोग और स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन इंडिया में 16 जनवरी से शुरू हुआ, तो इसलिए अभी पीरियड इतना नहीं है कि हम उसमें डाटा मेटा एनालाइज कर पाए। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर कुछ डाटा होगा और हम उसमें शेयर कर पाएंगे और उस पर बता पाएंगे कि इम्यूनिटी जो है कितने दिनों तक रहती है, एंटीबॉडी लेवल। खास तौर पे हम बात करें न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। डॉक्टर डीके गुप्ता, इम्यून सिस्टम, मैंने देखा है कि आप भी कहते हैं तमाम डॉक्टर जिनका अच्छा था वो फेस कर गए, उनको बहुत प्रॉब्लम नहीं हुई। इट मीन्स इंडियंस को अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, ये आज की बात नहीं है, हमेशा के लिए। बिल्कुल ठीक करें। पहले तो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो बात कर रहे हैं तो इसमें मल्टी सेंट्रिक ट्रायल्स होनी चाहिए, कि किसी एक सेंटर की बात नहीं होनी चाहिए कि राजीव गांधी सेंटर कर रहा है तो उसकी स्टडी होगी। तो ICMR को चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को चाहिए कि ये लोग मल्टी सेंटर ट्रायल करें, जिससे मल्टी सेंटर की स्टडी निकले और उसका कंबाइंड डाटा है, उसके बाद हम लोग प्लानिंग करें, ज्यादा अच्छा हो। दूसरी मैं बच्चों में एक चीज और ऐड करना चाह रहा था कि बच्चों में जो बच्चे स्पेशल बच्चे हैं, जिनको डायबिटीज है जुवेनाइल, जिनको थैलीसीमिया है, जिनको सिकल सिनेमिया, जिनको अस्थमा है, जिनको डायलिसिस में है, जिनको किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, जो कैंसर पेशेंट्स हैं, जो HIV बच्चे हैं, ऐसे पेशेंट जो बच्चे कोमॉर्बिड बच्चे हैं, उनका ज्यादा ध्यान रखना है। उनको के अंदर मॉर्टिलिटी रेट हाई होगा, डेफिनेटली उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होंगे अगर कोविड होता है, या उनके अंदर डेथ के चांसेस ज्यादा हैं। तो ऐसे बच्चों को बिल्कुल ध्यान रखना है। ऐसे बच्चों को जो दूसरी वैक्सीन हैं, जो नॉन कोविड वैक्सीन है, वो सारी वैक्सीन लगवानी है और प्लस उनको आइसोलेट रखना है, उनको हाई रिस्क है, बिकॉज अगर उनको कैसे नहीं करके हमें प्रिवेंट करना है, वैक्सीन पहले इंजेक्शन इन्फेक्शन ना हो। अगर इन्फेक्शन होता है, जरा सा भी डाउट होता है तो तुरंत जरूर अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उसकी सलाह जरूर माने। सर ये जो आपने चार्ट बताया है ना, पूरा डाइट चार्ट और जो विटामिन बताई हैं बच्चों के लिए, मैंने तो नोट भी कर लिया है ये पूरा। होप कि जितने भी दर्शक आपको सुन रहे होंगे उन्होंने भी ये बातें ज़रूरी नोट कर ली होंगी और अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे। इसीलिए तमाम डॉक्टर कह रहे हैं कि थर्ड वेव से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप अपना ध्यान रखें, खाने पीने का, तमाम डॉक्टर जो बातें बता रहे हैं उसका, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि बच्चे और बड़े कैसे वैक्सीनेट हों, सरकार को इस दिशा में तेजी से काम करना होगा। तो डॉक्टर राहुल भार्गव, डॉक्टर BL शेरवाल जी, डॉक्टर DK गुप्ता, डॉक्टर L तोमर सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।